गोल्डन फॉर्मूला है अंग्रेजी बोलने का, वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी। और यकीन मानिए क्यों ये फॉर्मूला चूज किया है मैंने, क्यों ये फॉर्मूला मैंने निकाला है, क्योंकि पूरी की पूरी अंग्रेजी, मतलब पूरी की पूरी अंग्रेजी जो है ना, वो मात्र 3 मैजिकल वर्ड्स के ऊपर निर्भर है। जी नहीं, वो वर्ड्स जो है वो टीवी वाला, मूवी वाला वर्ड्स 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं है, वो 3 शब्द हैं, SVO। जी हाँ, SVO शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूं, SVO। S जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, V जो है वो वर्ब है, और O जो है वो ऑब्जेक्ट है। बस ये 3 शब्द ऐसे हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी अंग्रेजी बेस्ड है। पूरी अंग्रेजी जो आप बोलते हो, सुनते हो, क्वेश्चन करते हो, जो भी आप बोलते हो या बोलना चाहते हो, वो ये तीनों शब्दों के ऊपर ही बेस्ड होता है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो आपको इनको अगर आपने समझ लिया तो आपने वाक्य बनाना, वाक्य बोलना, लिखना सब समझ लिया। तो कैसे? सच में ऐसा होता है कि सिर्फ तीन चीजें सीखनी है? तो भाई तब तो ये बहुत आसान है। जी नहीं, आसान तो ये है, बहुत ही आसान है, पर समझना होगा, इसको फोकस करके सीखना होगा इन तीनों चीजों को। चीजें आसान है लेकिन गहरी हैं, तो डेप्थ में जाएंगे, गहराई से चीजों को सीखेंगे, ताकि दोबारा कभी भी गलती ना हो, और दोबारा कभी ऐसे मतलब ये ना हो कि भाई हमने तो कोर्स किया नहीं है, ये अफसोस आपको ना हो, है ना। चलिए क्लास 1 की बात कर रहे हैं, जहां पर हम लोग गोल्डन फॉर्मूला सीख रहे हैं। SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले समझते हैं कि क्या ये वाकई काम करता है। चलिए रोज इस्तेमाल होने वाले वाक्यों में से कुछ एक वाक्य हम लोग लिखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। सबसे पहला वाक्य है, वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है। बहुत ही नॉर्मल सा वाक्य है, ठीक है, बहुत नॉर्मल वाक्य है। इसकी अंग्रेजी जो होगी वो होगी ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट। तो जैसा मैंने बताया SVO का काम है, तो क्या इस वाक्य में ये तीनों मिलकर के पूरा वाक्य बना पा रहे हैं? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वह की, जिसकी अंग्रेजी होती है ही, और ये है इस वाक्य का सब्जेक्ट। वाक्य से पूछिए जो ये काम हो रहा है, जैसे कौन बाजार जाता है, वाक्य से पूछेंगे कौन बाजार जाता है, तो यहां पर जवाब आपके पास आएगा वह, यानी कि ही जो है यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गोज की बात करेंगे, चाहे ये जो है वो वर्ब हो गया। अब वर्ब जो है चाहे वर्ब 1 हो, वर्ब 2 हो, वर्ब 3 हो, कुछ भी हो, वर्ब जो है वो यहाँ पर आ गया। हमने देख लिया सब्जेक्ट हमें मिल गया वाक्य में, वर्ब हमें मिल गया वाक्य में, और ऑब्जेक्ट की जगह पर है ऑब्जेक्ट, मतलब टू मार्केट जो है वो ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए हर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, बट मोस्ट ऑफ द वाक्य, मतलब वाक्य वो डिपेंड करता है आप क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर, कि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट आपको न मिले तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, हमने देख लिया, वर्ब देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। वे सब कुछ भूल गए। वे सब कुछ भूल गए, यहाँ पर वे सब्जेक्ट है जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी दे। भूल गए, फॉरगॉट यहाँ पर जो है वो वर्ब है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एवरीथिंग, ये यहाँ पर हो गया। मैं पक्का आऊंगा। मैं पक्का आऊंगा, यहाँ पर मतलब कौन बोल रहा है, कौन आएगा, मैं, है ना। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, और वर्ब यहाँ पर विल कम है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर श्योर है। तुम जबान के पक्के हो। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या
सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि तुम की बात हो रही है। आर यहाँ पर वर्ब है और पर्सन ऑफ वर्ड्स ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। तो आपने देखा इन चारों पांचों उदाहरणों में कि कैसे सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जानते हुए ये पूरा का पूरा वाक्य निर्माण हुआ, पूरा का पूरा वाक्य बन गया। क्लास का जो मतलब टॉपिक है दैट इज वर्ब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या क्या हो सकता है, या वर्ब के जगह पर क्या क्या आ सकता है। पूरा का पूरा वर्ब जो है वो काफी गहराई से आज हम लोग पढ़ के बिल्कुल ही मतलब समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ब यानी कि क्रिया। जो वाक्य में कोई क्रिया होती है वो वर्ब कहलाती है। इसकी डेफिनेशन जो है वो पिछली क्लास में भी करा चुकी हूँ, तो पिछली क्लास देख लीजिएगा अगर आपको डिटेल में डेफिनेशन चाहिए तो। इस क्लास में बात करते हैं कि वर्ब जो है, देखिए इस तरीके से ना कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, समझिए वर्ब को इस तरीके से मैं गारंटी दे सकती हूं कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। वर्ब जो है वो कुल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, और एक सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। मुझे पता है आपने इन दोनों का नाम सुन रखा है और कंफ्यूज भी उतनी बार हो रखे हैं कि भाई वर्ब तो हम लंबे लंबे एकदम बिल्कुल वर्ड्स याद करते चले जाते हैं। वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, पांचवा फॉर्म, पता नहीं कितना सारे फॉर्म याद करते चले जाते हैं। फिर हमें और शब्द मिल जाते हैं कि भाई हमें हेल्पिंग वर्ब के नाम पे ये याद करा लो, फिर हमें मेन वर्ब के नाम पे ये याद करा लो। जी नहीं, वर्ब जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला है मेन वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। और इन दोनों को जानते हैं, दोनों को समझते हैं और आसानी से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं, ताकि आपको कोई जड़ से कंफ्यूजन खत्म हो जाए आपके। ठीक है, चलिए समझते हैं मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया क्या होती है और कैसे आप इसको देख करके समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो वाक्य में हो रहे काम की जानकारी देता है मुख्य क्रिया कहलाता है। जो वाक्य में हो रहे काम की जानकारी देता है मुख्य क्रिया कहलाता है। और ये वाक्य में अकेले भी आ सकता है, मतलब ये वाक्य में अकेले रह करके भी वाक्य के मायने जो है वो कंप्लीट कर सकता है। तो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, उदाहरण हंसना, गाना, रोना, जाना, रीड, राइट, गो। इस तरीके के जो शब्द आप पढ़ते हैं या याद करते हैं ये मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया कहलाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ये अकेले भी वाक्य का एक सही मीनिंग जो है वो बना सकते हैं। जैसे आई रीड, आई रीड, आई गो। ये वाक्य जो है बहुत आसान है ना, मैं जाता हूं, आई गो। ये एक जो वाक्य है वो अपने आप में कंप्लीट है और यहां पर हमारा मेन वर्ब काम कर रहा है गो, और वाक्य बन गया। समझ रहे हैं बात को? तो मेन वर्ब अकेले भी वाक्य बना सकता है, मतलब आई के साथ मिलकर के ये आराम से वाक्य बना दिया, इसके साथ सब्जेक्ट के साथ मिलकर के ये वाक्य बना सकता है। ये हो गया मेन वर्ब की बात। अब बात करते हैं सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, जो क्रिया मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की सहायता करता है हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, यानी कि सहायक क्रिया कहलाता है। समझिए इस चीज को, जो वर्ब यानी कि जो क्रिया एक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जो है उसका हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है ताकि वो वाक्य बना पाए। कौन बना पाए? मेन वर्ब जो है वो वाक्य बना पाए सही मायने के साथ। वहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग नाम में हेल्प छुपा हुआ है। इसका नेचर ये हेल्प करना है ना, तो इसका मतलब नाम में हेल्प छुपा हुआ है, तो ये हेल्प करता है मेन वर्ब को वाक्य बनाने में। ठीक है, क्या करता है? जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। सबसे पहली चीज, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वाक्य है मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अच्छा, एक क्विक इंफॉर्मेशन, हेल्पिंग वर्ब अकेले वाक्य नहीं बना सकता। ठीक है, उसको चाहिए हमेशा सपोर्ट, उसको चाहिए। ठीक है, वो अकेले, आप जैसे मैंने इसके पहले वाले मेन वर्ब में बताया कि उसने अकेले ही वाक्य बना लिया, पर हेल्पिंग वर्ब अकेले वाक्य नहीं बना सकता। याद रहेगी बात। चलिए उदाहरण देख के बेहतर समझते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग।
इस वाक्य में एम जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब रीडिंग को वाक्य बनाने में मदद कर रही है। अगर इस वाक्य से हेल्पिंग वर्ब हटा दे तो हो जाएगा आई रीडिंग, जो कि गलत है ना। आई एम अगर लगा दे, रीडिंग हटा दे तो भी गलत है ना। आई एम रीडिंग मतलब वाक्य के मायने नहीं निकल रहे उस केस में, है ना। आई एम रीडिंग जब हो गया वाक्य कंप्लीट हो गया। वाक्य कंप्लीट हो गया, वाक्य कंप्लीट होने में किन्होंने एक दूसरे की मदद की? रीडिंग तो होगा ना, वर्ब तो रहेगा वाक्य में, लेकिन एम लग करके क्या किया? वाक्य का मायने कंप्लीट किया, तो उसने रीडिंग को हेल्प किया। एम ने रीडिंग को हेल्प किया, तो एम यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग यहां पर मेन वर्ब है, राइट। रीडिंग को वाक्य बनाने में ये मदद कर रहा है इन दिस केस। ओके, तो चलिए समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब की जो सीरीज है उसमें मतलब हमारे पास काफी सारे शब्द हैं, उनमें से कुछ को हम लोग आज उन पे मास्टरी हासिल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इन कुछ शब्दों की जिनको मोडाइल्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कैन, विल, शैल, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट। ये सारे को आज हम लोग जानेंगे। इनका मतलब जितना भी यूजेज होता है, जिस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं वाक्य में, आपको इनको इस्तेमाल करने से पहले किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और आप कैसे किस स्ट्रक्चर की मदद से इनका इस्तेमाल किसी भी वाक्य में कर सकते हैं, ये सब कुछ आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैन से। कैन का जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है कैन का, वो होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये होता है कैन का मतलब, ठीक है। अब इसका जो यूज है वो दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। दो तरीके से, मतलब ये हो गया यूज दो तरीके से होता है। कैन जो है वो मुख्य रूप से, ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से योग्यता अथवा क्षमता व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है। मतलब ऐसा कोई भी वाक्य अगर आप कह रहे हैं जो आपकी क्षमता को दिखा रहा हो, या किसी और के बारे में भी बात कर रहे हो, जो भी आप वाक्य बोल रहे हैं वो वाक्य अगर क्षमता दिखाने वाला हो, योग्यता दिखाने वाला हो, आप तो वहां पर आप कैन का यूज करेंगे उसकी अंग्रेजी में। इसके अलावा कैन का प्रयोग अनुमति लेने या देने या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ये इसका यूजेज है ना। सबसे पहला क्या याद रखना है कि सबसे पहला तो आपको मतलब क्षमता योग्यता दिखाने के लिए यूज किया जाता है, और इसके अलावा इसका जो यूज है मतलब आप बहुत जगहों पर देखेंगे कि इसका यूज जो है वो हो रहा है। तो ये अनुमति लेने या देने या संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, राइट। कैन को वाक्य में प्रयोग करते समय ध्यान रखिए, कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। कैन को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि कैन के साथ जो वर्ब फॉर्म लगेगा वो वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कैन V1 अदर वर्ड्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखेंगे जब भी कैन का यूज करेंगे। जैसे वह इस समस्या को हल कर सकता है, वह इस समस्या को हल कर सकता है। अब इस वाक्य को पढ़ के बताइए, जिसके भी बारे में ये वाक्य आप कह रहे हैं, आप उसकी क्षमता दिखा रहे हैं या नहीं? दिखा रहे हैं ना, कि वह इस समस्या का हल कर सकता है। मतलब आपसे नहीं हो रहा, किसी और से नहीं हो रहा, लेकिन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उससे हो जाएगा। तो ये वाक्य क्षमता दिखाने वाला हो गया। कैन का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर में चलिए फिट करते हैं। सब्जेक्ट ही हो गया, कैन के जगह पर आ गया। हल करना यानी कि सॉल्व करना, सॉल्व का वर्ब V1 सॉल्व होता है, और दिस प्रॉब्लम ये तो अदर वर्ड्स है क्योंकि वाक्य में बचा हुआ है वही, है ना। तो ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम कुछ भी सीख सकते हैं, हम कुछ भी सीख सकते हैं। ये क्या है? ये भी क्षमता दिखा रहा है, राइट। वी कैन लर्न एनीथिंग, वी कैन लर्न एनीथिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुड की। COULD, कुड की बात करते हैं। कुड का इस्तेमाल आपको दिखेगा सका, सकी, सके या
पाया पाई पाए, या सकता था सकती थी सकते थे, ऐसे भी यूज हो जाता है। ठीक है, यूज किस किस तरीके से, मतलब क्या क्या ध्यान रखेंगे यूज करते वक्त। ये कुड जो है वो बीते हुए समय में किसी की योग्यता को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बीते हुए समय में इस मत किसी की योग्यता को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुड का प्रयोग कम संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब जब दृढ़ निश्चय वाली संभावना ना हो, जिस चीज के बारे में आप एकदम श्योर ना हो लेकिन आपको लग रहा हो, कहीं ना कहीं ऐसे फीलिंग आ रही है कि नहीं हो सकता है, या मतलब इस तरीके से, तो वहां पर कम संभावना जहां पर हो वहां पर भी कुड का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा कुड का प्रयोग कैन से अधिक नम्र रूप पर परमिशन या रिक्वेस्ट लेने के लिए भी किया जाता है। समझिए अब इस बात को, क्या मैं यहां पर कहना चाह रही हूं। कुड का प्रयोग आप परमिशन यानी कि अनुमति लेने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा जब आप नम्र होकर के, थोड़ा सा मतलब थोड़ा पोलाइटली जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को, पोलाइटली अगर किसी से परमिशन लेना है, किसी से कोई काम करवाना है, तो वहां पर कुड का प्रयोग कर सकते हैं। नम्र रूप से, अधिक नम्र रूप से, मतलब कैन का प्रयोग मतलब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक रिक्वेस्ट है, या एक तरीके से कह लीजिए एक परमिशन है, जिसका इस्तेमाल अगर आप कैन का इस्तेमाल करके करेंगे, वो जितना नम्र होगा उससे कहीं ज्यादा नम्र जो है वो कुड का यूज करके करेंगे तो वो ज्यादा पोलाइट लगेगा, ज्यादा डाउन टू अर्थ लगेगा, ज्यादा नम्र लगेगा। ठीक है, तो कैन कुड का यूज करते वक्त आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। कुड का वाक्य प्रयोग करते वक्त हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म का यूज होता है। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर है कुड का। आपको इसको यूज करना है जब भी आप कुड का यूज करना चाहें अपने किसी भी वाक्य में। समझते हैं इसका इस्तेमाल। मैं वहां नहीं जा सका, मैं वहां नहीं जा सका। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट गो देयर, आई कुड नॉट गो देयर। ठीक है, स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया आई, कुड जो है वो लगेगा ही, और नहीं लगा हुआ था तो नॉट लग गया। वर्ब का पहला फॉर्म गो और देयर बचा तो वो अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ गया। ये हो गया आई कुड नॉट गो देयर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह नदी पार कर सकता था, वह नदी पार कर सकता था। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी कि ही, कुड के जगह पर कुड रह जाएगा। वर्ब 1 पार करना यानी कि क्रॉस, वो V1 जो है वो रह जाएगा, और OW द रिवर बचा, ये हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर क्या है कि वह नदी पार कर सकता था, ये आप क्या कह रहे हैं, ये पास्ट की बात हो रही है ना। पार कर सकता था लेकिन किया तो नहीं ना उसने, पार कर सकता था, तो ये पास्ट में जो इस्तेमाल होता है कुड का बीते हुए समय की योग्यता को व्यक्त करने के लिए, मतलब आपको पता था कि कर सकता था पर नहीं किया, इस टाइप से, तो बीते हुए समय की योग्यता को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो मतलब किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं शुड की। SHOULD, शुड इसको पढ़ते हैं, मतलब इसका होता है चाहिए। शुड का प्रयोग सलाह देने या लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे, सलाह देने के लिए, नहीं तो सलाह लेने के लिए। और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि शुड का प्रयोग करते समय भी आपको हमेशा V1 यानी कि वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करना होगा। जैसे अब मुझे जाना चाहिए, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट शुड V1 अदर वर्ड्स, आई शुड गो नाउ। आई हो गया सब्जेक्ट, शुड तो रहेगा ही, गो जो है वो पहला फॉर्म होता है, ये आप सबको पता है, और नाउ जो है वो अदर वर्ड्स है। अब मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो नाउ। तुम्हें ये पता होना चाहिए, सलाह दे रहे हैं ना, तुमको नहीं पता है, अरे गजब बात है, तुमको नहीं पता है, तुमको पता होना चाहिए ना, ये सलाह दे रहे हैं किसी को, राइट। तुम्हें यह पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस। यू सब्जेक्ट, शुड अपनी जगह पर कायम, नो वर्ब का पहला फॉर्म, और अदर वर्ड्स हो गया दिस, यू शुड नो दिस।
बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब वुड की। WOULD, इसका मतलब होता है शायद गा, शायद गे, शायद गी। लेकिन 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 वाक्य के अंत में आपको गा गे गी तो दिखेगा, लेकिन वाक्य की शुरुआत में शायद लगा हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन तो फिर शायद क्यों लगाया? क्योंकि वाक्य की स्थिति, मतलब वाक्य जो है शायद क्या दिखाता है? संभावना को दिखाता है ना। तो वुड का यूजेज जो है वो ऐसा होता है कि शायद फीलिंग आ जाती है, पर शायद वाक्य में दिखेगा नहीं आपको। ओके, वाक्य की स्थिति पास्ट में हो तथा उसका भाव फ्यूचर में हो तो वुड का यूज करेंगे। कब करेंगे? वाक्य की स्थिति पास्ट में लेकिन उसका भाव फ्यूचर में, तो वुड यूज होगा। वुड का प्रयोग अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, मतलब संभावना जो है इस बारी स्ट्रॉन्ग होगी तो वुड का यूज करेंगे। ठीक है, अधिक संभावना होगी किसी को, मतलब ऐसी सिचुएशंस होती है ना जहां पर आपको रिजल्ट लगभग पता होता है ना, मतलब आप जो संभावना जताते हैं बहुत हद तक संभव है कि वही चीज हो जाए, तो अधिक संभावना वाले सिचुएशन में वुड का यूज किया जाता है। और वुड का स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि वुड को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। यह स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो यूज होगा। उदाहरण देखते हैं, वह मैच जीत जाएगा, वह मैच जीत जाएगा, यह है वाक्य। ही वुड विन द मैच, सब्जेक्ट वुड V1 अदर वर्ड, स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही गया है। वह मैच जीत जाएगा, ही वुड विन द मैच, ये आप संभावना जता रहे हैं, हो सकता है मैच न जीते, क्योंकि हमने देखा है जीते हुए मैच भी कई बार जो है वो चल जाते हैं ना, नहीं हार जाते हैं हम लोग कई बार, है ना। तो संभावना जता रहे हैं तो हमने वुड का इस्तेमाल किया, ही वुड विन द मैच। वे हमारी मदद करेंगे, दे वुड हेल्प अस, वे हमारी मदद करेंगे, दे वुड हेल्प अस। एंड टाइम पे नहीं किया तो हो सकता है ना, कह दिया पहले प्रॉमिस कर दिया मदद करेंगे बट नहीं किया लेटर ऑन, है ना, तो संभावना वाले वाक्य हैं, इसी वजह से वुड का यूज किया जा रहा है अंग्रेजी बोलते वक्त। मुझे पता था वह हारेगा, मुझे पता था वह हारेगा, ये संभावना है जी नहीं, ये वुड का वो वाला प्रयोग है जहां पर मैंने आपको बताया कि वाक्य की स्थिति पास्ट में हो और उसका भाव फ्यूचर में। मुझे पता था, वाक्य का भाव पास्ट में, वह हारेगा फ्यूचर में। आई न्यू ही वुड लूज, आई न्यू ही वुड लूज। आ रही है बात समझ में? क्लास समझ में आ रही है ना? अब कंफ्यूजन रहेगी इन सब चीजों में? नहीं रहेगी ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास विल, जिसका सीधे सीधे मतलब होता है गा गे गी। वाक्य के अंत में दिखे तो विल का यूज कर लेंगे। इसका प्रयोग वादा, इच्छा, इरादा, दृढ़ निश्चय, हठ आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। मतलब हठ का मतलब होता है जिद, है ना, जिद्दी, कोई जिद्दी है एकदम, तो मतलब वो भी विल का प्रयोग करता है। भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। विल का स्ट्रक्चर आपके सामने है। विल के साथ भी वर्ब के पहले फॉर्म का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये हो जाएगा। जैसे वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट हो गया ही, विल हो गया विल अपनी जगह पर, V1 जो है वो हो गया गो, अदर वर्ड्स इस वाक्य में नहीं है। वे बाजार जाएंगे, दे विल गो टू मार्केट, दे हो गया सब्जेक्ट, विल अपनी जगह पर, गो जो है V1 हो गया, टू मार्केट अदर वर्ड्स हो गया। राइट, बात याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब विल की बात करें और शैल की बात ना करें तो कमेंट सेक्शन में होगा कि मैम शैल के बारे में भी बता दीजिए, तो मुझे पता चल जाता है आपके मन में क्या चल रहा है। तो शैल मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर मैं करा रही हूँ। शैल का जो अर्थ है वो होता है गा गे गी। वाक्य के अंत में अगर दिखे तो आपको शैल का यूज करना होता है उस वाक्य में। लेकिन कब करेंगे सुन लीजिए। अब शैल जो है व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता। तो जिस स्तर का कोर्स आप कर रहे हैं, लेवल अप कोर्स आप कर रहे हैं, मतलब अपने लेवल को अप करने के लिए कोर्स कर रहे हैं, तो आपको
इस फेज में जब आप सीख रहे हैं बस चीजों को, तो शैल का व्यवहारिक तौर पर उपयोग नहीं किया जाता है, तो आपको शैल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एडवांस लेवल की अंग्रेजी जब आप सीखेंगे, जो मैं ही आपको आगे आने वाले समय में एडवांस कोर्सेज भी कराऊंगी, तो एडवांस वाले कोर्सेज में कई जगहों पर, मतलब बहुत कम ही, लेकिन कई जगहों पर हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना। तो वो एडवांस वाले कोर्स जब कराऊंगी तब उस टाइम पे शैल के बारे में सारी बातें करेंगे। फिलहाल आप यही याद रखिए कि इसका इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे माइट की, MIGHT। माइट इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है और इन वाक्यों में शायद आपको दिख जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, लेकिन माइट का उपयोग जो है सामान्यतः कम या न के बराबर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब संभावना है न के बराबर, तो माइट का यूज हो जाएगा। माइट का स्ट्रक्चर, माइट के साथ भी हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म का यूज होगा, मतलब V1 का यूज होगा, ये वाला सब्जेक्ट माइट V1 प्लस अदर वर्ड्स, जैसे शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट। अब बताइए इस वाक्य की जो संभावना है वो कितनी है? इस वाक्य की संभावना जो है वो न के बराबर है, क्योंकि जब भी संभावित किया जाता है उस वक्त बारिश नहीं होती है ना। तो ऐसी कोई सिचुएशन जहां पर सामान्यतः कम या न के बराबर संभावना है, तो माइट का यूज करेंगे हम लोग, है ना। शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, इट हो गया सब्जेक्ट, माइट अपनी जगह पर, और रेन होता है वर्ब का पहला फॉर्म, इट माइट रेन, और अदर वर्ड्स इस वाक्य में नहीं है। दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे सब्जेक्ट है, माइट अपनी जगह पर, और यहां पर हमने इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड कर लिया इस वाक्य को, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है मस्ट, जिसका मतलब होता है जरूर चाहिए। जरूर चाहिए क्या होता है? मतलब इसका मस्ट होता है। मस्ट के प्रयोग से किसी वाक्य पर दबाव डाला जा सकता है। जब आप किसी वाक्य पर जोर डालना, जो आप कह रहे हैं उस पर अगर आप जोर डालना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं, अपनी बात को प्रभावशाली बना करके कहना, कन्वे करना चाहते हैं, तो आप मस्ट का यूज करेंगे। जैसे अवश्य, जरूर, या करना ही चाहिए, इस तरीके से बात करते हैं ना, करना ही है, तो क्या कर रहे हैं? तीनों केसेस में जोर डाल रहे हैं, है ना। जैसे मैं आपको कैसे पढ़ाती हूं कि आपको ये होमवर्क करना ही है, तो मैं आपको होमवर्क कराने के लिए जोर डाल रही हूं, राइट। तो मस्ट का, इसका जब अंग्रेजी होगा तो मस्ट का यूज होगा। ओके, मस्ट को वाक्य में प्रयोग करते समय वर्ब के पहले फॉर्म का यूज होता है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। उदाहरण, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। आई सब्जेक्ट है, मस्ट अपनी जगह पर है, हेल्प V1 हो गया, देम अदर वर्ड्स हो गया। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मे की। महीने वाले MAY, मे की नहीं, मई की बात नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजी में शब्द है मे, MAY, जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है अनुमति लेने या देने के लिए, या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और ये काफी 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 पोलाइट वे में यूज किया जाता है। इसीलिए हम लोग स्कूल में सीखते हैं, मैम मे आई गो टू स्टाफ रूम, राइट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। मे का इस्तेमाल आप बचपन से सीखते आए हैं, है ना, स्कूल्स में भी सिखाते हैं, क्योंकि मे जो है वो क्या बताया, परमिशन लेने देने के लिए इस्तेमाल होता है, रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर संभावना जताने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन बहुत ज्यादा पोलाइट बातचीत होगी तो मे का इस्तेमाल करेंगे। मे जो है वाक्य में पहले फॉर्म के साथ ही, मतलब वर्ब का पहला फॉर्म ही लगता है मे के साथ। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, वह जा सकता है, ही मे गो, ये परमिशन दे दिया हमने, है ना, वह जा सकता है, ही मे गो। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स हो गया यहां पर। अच्छा, वह सही हो सकता है, ही मे बी राइट, वह सही हो सकता है, ही मे बी राइट। ठीक है,
तो इस तरीके से मे का किया जाता है इस्तेमाल। तो चलिए